हेलो दोस्तों। तो जैसा कि 25 से 30 मई का करंट अफेयर का हम लोग यहाँ पे साप्ताहिक रिवीजन कर रहे थे। पहला पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर का रिवीजन किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको जाके जरूर कंप्लीट कर ले। यहाँ पे कुछ टॉपिक हैं जो कि 25 से 30 मई के बीच में चर्चा में रहे थे, उनका हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं और वो हमारे स्टैटिक पोर्शन को कैसे कवर करने वाले हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अमृत योजना ये न्यूज में बना हुआ था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पीएम वाणी योजना और पीएम कुसुम योजना, ये तीनों योजनाएं जो हैं न्यूज में बनी हुई थी, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि क्या कारण है कि ये न्यूज में बनी थी। उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। जीरो डेब्रिज चार्टर ये क्या है, ये न्यूज में क्यों था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अरब लीग एक जो है संस्था है, इसके बारे में जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, किससे संबंधित है, न्यूज में क्यों था, इसके बारे में जानेंगे। स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट आखिर न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। और अंत में आईपीएल 2024, ये जितने भी टॉपिक हैं ये आपका एग्जामिनेशन हॉल में मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा, इसलिए ये सारे के सारे टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, तो यूकेलिप्टस ये न्यूज में क्यों था, इसके बारे में जानेंगे। गोल्डन राइस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और शरावती नदी इन दिनों चर्चा में रही थी, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साइंस एंड टेक की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ये न्यूज में क्यों था, ये जानेंगे। जी सैप स्किल प्लेटफॉर्म ये क्या है, ये किससे संबंधित है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वहीं पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल 329 सब क्लॉज बी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये किससे रिलेटेड है। फिर बात करेंगे हम लोग फॉरेनर ट्रिब्यूनल के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एनवायरमेंट प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस साइंस एंड टेक, इतने स्टैटिक पोर्शन आपको यहाँ पे एक हफ्ते में रिवीजन करने को मिल रहे हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मिसलेनियस पार्ट अमृत योजना से। तो अमृत योजना इसलिए न्यूज में बनी हुई थी क्योंकि हाल ही में तेलंगाना में अमृत योजना के तहत सैम पायलट मॉडल लॉन्च किया गया है। सैम एक टिकाऊ शहरी जल प्रबंधन तकनीकी है जिसमें भूजल को पंप और रिचार्ज करने के लिए उथले बोरवेल शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्षा पुनर्भरण के माध्यम से जल स्तर को बढ़ाना है, इसीलिए अमृत योजना जो है ये न्यूज में बना हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बता दें कि वर्ष 2015 में भारत सरकार ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में अमृत मिशन को अमृत 2.0 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है, जिसमें 1 अक्टूबर 2021 को जिसे जो है लॉन्च किया गया था। अमृत 2.0 को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 तक 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और खास तौर से वर्ष 2015 में इसको शुरू किया गया था अमृत योजना को, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अटल मिशन फॉर रीजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये इसका फुल फॉर्म है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें। जो आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके जो आता है कि एक तरफ योजनाएं दे दी जाती हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित ईयर या फिर मंत्रालय दे दिया जाता है, या फिर स्टेटमेंट वाले आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि कुछ स्टेटमेंट दे दी जाते हैं किसी भी योजना से रिलेटेड। तो लगातार आप देखेंगे, अगर चेक करेंगे तो उन्हीं योजनाओं से ज्यादा प्रश्न बने हैं जो कि लगातार चर्चा में रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम पीएम वाणी योजना के बारे में कि ये न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के तहत सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट देश में 2 लाख के आंकड़े के आसपास हो गया है, ऐसा इन्होंने एक जगह स्टेटमेंट दिया था। तो वाईफाई कितनी ज्यादा जरूरी है, आप भाई कहीं पे भी बैठे हुए हैं, वहां पे हॉटस्पॉट के थ्रू आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो वो जो सार्वजनिक स्थल है वो जो है पीएम वाणी योजना के तहत वाईफाई जो है आपको प्रोवाइड करवा रहा है, और अब इसकी संख्या 2 लाख आंकड़े के करीब हो चुकी है। तो बता दें कि इसे दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था, ये वर्ष आप याद रखे रहिएगा। इस योजना का उद्देश्य देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए
सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट के प्रसार को बढ़ाना है। यह समाज के बड़े पैमाने पर वंचित वर्ग को किफायती इंटरनेट पहुंच प्रदान कर सकता है और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ये तो आपको ध्यान रखना है। एक सबसे पहला पॉइंट ये कि पीएम वाड़ी योजना की शुरुआत जो है, लॉन्च जो है, किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 2020 में हुआ था। और वहीं अगर अमृत योजना की बात होगी तो वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऐसे वर्ष भी आपको याद रखना है। और पीएम वाणी योजना जो है ये दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में पीएम कुसुम वेबसाइट पर किसानों को फर्जी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन के खिलाफ चेतावनी जारी की है, जो फर्जी ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रदान करते हैं और पीएम कुसुम योजना के तहत सौर जल पंप स्थापित करने के लिए पंजीकरण शुल्क की मांग करते हैं। यानी कि आजकल जो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है योजनाओं को भी लेके, तो पीएम कुसुम योजना के लिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया है इसको लेकर कि फर्जीवाड़े से जो है आप लोग दूर रहें। बता दें कि इसे कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के हिस्से के रूप में वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करना है। तो ये देखिए, जो ये 40% ये आंकड़ा दिया गया है, ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है यहां से जनरेट हो सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से विद्युत ऊर्जा की जो स्थापना की जाएगी, उसका 40% जो है बढ़ाने का एक टारगेट रखा गया है। इसका लक्ष्य 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता से जोड़ना भी है। योजना के तहत स्टैंड अलोन सौर पंपों की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौंदर्यीकरण की कुल लागत का 30% या 50% तक केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। इसके अलावा किसान अपनी बंजर पड़ती भूमि पर भी योजना के तहत 2 मेगावाट तक ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसका यूज जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जनरेट करने में किया जा सकता है। लेकिन अब कुसुम योजना के पात्र कौन कौन किसान हो सकते हैं या तो किसे जो है इस योजना का लाभ मिल सकता है, वो देख लेते हैं। एक व्यक्तिगत किसान को भी इसका लाभ मिल सकता है। किसानों का एक समूह, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स को भी पीएम कुसुम योजना का लाभ मिल सकता है। पीएफओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी पीएम कुसुम योजना का लाभ मिल सकता है। पंचायत को मिल सकता है, कोऑपरेटिव्स को मिल सकता है और वाटर यूजेज एसोसिएशन, इनको भी पीएम कुसुम योजना का लाभ मिल सकता है। तो ये कौन कौन से जो मतलब क्षेत्र हैं, मतलब सॉरी व्यक्ति हैं या फिर संस्था है जो इसके पात्र में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री 48 घंटे ध्यान करने और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के समापन को चिन्हित करने के लिए कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे। और जैसा कि आज ये पहुंच भी गए हैं। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है इसीलिए न्यूज में बना हुआ था। बता दें कि यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। यह चट्टान लक्षद्वीप सागर से घिरी हुई है, जहां बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम होता है। इसका निर्माण 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में किया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसी चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। इसमें श्रीपद मंडपम और विवेकानंद मंडपम भी शामिल है। इसको भी आपको ध्यान रखना है और यही रीजन था कि ये न्यूज में बना हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं साइंस एंड टेक पोर्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बनी है इन दिनों, वो है यूकेलिप्टस। ये न्यूज में क्यों था? तो इससे रिलेटेड न्यूज ये है कि केरल सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर केरल वन विकास निगम को 2024-25 में अपनी वित्तीय सहायता के लिए यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने की अनुमति दे दी है। इसी कारण जो है ये न्यूज में बना हुआ था। बता दें कि यह मर्टल परिवार की झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों की 666 से अधिक प्रजातियों का एक बड़ा
वंश है। दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ों में कुछ यूकेलिप्टस भी हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। इसका मूल स्थान ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और आसपास के द्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस को सामान्यतः गम वृक्ष या स्टिंग बार्ग वृक्ष के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम गोल्डन राइस के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो इससे संबंधित जो न्यूज है वो ये है कि हाल ही में फिलीपींस की एक अदालत ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन चावल और बीटी बैगन के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट को रद्द कर दिया है। ये जो है जीएम फसल है जिसको लेकर फिलीपींस की अदालत ने एक स्टेटमेंट दिया था, इसीलिए गोल्डन राइस जो है ये न्यूज में बना हुआ था। बता दें कि वर्ष 2021 में फिलीपींस चावल की इस किस्म के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश भी बना था, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और गोल्डन राइस जो है वो चावल का एक नया प्रकार है जिसमें बीटा कैरोटीन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। साधारण चावल की तरह ही गोल्डन राइस को किसी विशेष खेती की आवश्यकता नहीं होती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं हम शरावती नदी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और एग्जामिनेशन हॉल में ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, इंडियन ज्योग्राफी का। तो न्यूज ये है कि एनजीटी ने हाल ही में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण और खान एवं भूविज्ञान विभाग को शरावती नदी के तटीय क्षेत्र में किसी भी तरह के गैर कानूनी अवैध रेत खनन को रोकने का निर्देश दिया है। देखिए बहुत सिंपल सी न्यूज है, लेकिन होता क्या है ना कि न्यूज से ही जो आपका करंट अफेयर बनता है वहीं से आपको स्टैटिक पोर्शन में जाने के लिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढने होते हैं। अपना एग्जाम में क्यों कहता हूं, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हैं जो है वनडे एग्जाम में शामिल होते हैं, जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, कुछ लोग सिविल सेवा के क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो मतलब कि अपने अपने हिसाब से जिस भी एग्जाम में आप बैठने वाले हैं उसके हिसाब से आप लोग जो है स्टैटिक पोर्शन में जाने का प्रयास किया करिए। तो यहाँ पे शरावती नदी जो है न्यूज में बना हुआ था, तो इसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बता दें कि ये पश्चिमी कर्नाटक राज्य की एक नदी है और यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले के तीर्थहल्ली गांव में अंबु तीर्थ से शुरू होती है। पश्चिमी घाट से निकलकर यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर कन्नड़ जिले के होनावर में अरब सागर तक ये बहती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अपने रास्ते में शरावती नदी जोग जलप्रपात बनाती है, कई बार एग्जाम में आपने इसका नाम देखा होगा, जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, जहां यह नदी 253 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। अच्छा बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताएं। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, नंदी होल है, हरिद्रावती है, माविना होल है, हीलकुंजी है, येने होल है, हुरली होल है और नागोडी होल है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइंस एंड टेक में ओमेगा 3 फैटी एसिड ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि एक हालिया अध्ययन में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली के तेल के हृदय के लिए हानिकारक बताया गया है तथा हृदय संबंधी स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के बारे में चिंता भी जताई गई है। अब इसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर ये ओमेगा 3 है क्या। बता दें कि मछली का तेल वसायुक्त मछली के ऊतकों से प्राप्त होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉली अनसैचुरेटेड वसा है जो आपके शरीर में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड विशेष रूप से इकोसापेटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड से भरपूर होता है। ईपीए और डीएचए से ये भरपूर होता है। ये आवश्यक वसा अपने सूजन रोधी गुणों और मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य सहित विभिन्न शारीरिक कार्यों को बनाए रखने में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वो कैसे निभाते हैं ये देख लेते हैं। ओमेगा 3 शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है जो कई दीर्घकालिक बीमारियों से जुड़ा हुआ है। ईपीए और डीएचए की उच्च खुराक रक्त ट्राइग्लिसराइड के स्तर को काफी कम कर देती है। ओमेगा 3 को रक्तचाप कम करने, दिल के दौरे के जोखिम को कम करने और अतालता को रोकने में सहायक माना जाता है। डीएचए विशेष रूप से मस्तिष्क स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। डीएचए कहने का अर्थ यह है कि डोकोसा हेक्सोसाइनाइड एसिड जो इसमें पाया जाता है। कौन कौन सा, एक तो आपका ईपीए होता है और डीएचए होता है। ईपीए का फुल फॉर्म है इकोसा पेटेनोइक एसिड और डीएचए का है
डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, ये भी आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आर्टिकल 329B। ये न्यूज में क्यों बना हुआ है और ये आपका पॉलिटी का पोर्शन एग्जामिनेशन हॉल में कवर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में जो है चुनाव आयोग से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं, और जो कि आपका आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। तो अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड कुछ जो है न्यूज बनी हुई थी, तो यहां पे हम लोग उसका रिवीजन करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 329B का हवाला दिया है, जो चुनाव प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है। यानी कि 329B जो है वो चुनाव प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब लगे हाथ हम लोग जो है चुनाव आयोग से जितने भी आर्टिकल हैं उसका रिवीजन कर लें। जैसे अनुच्छेद 324, निर्वाचन आयोग में चुनाव के संदर्भ में निहित दायित्व, अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अनुच्छेद 325, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 325 में किया गया है। आर्टिकल 326 क्या कहता है? लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार का आधार पर होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि राइट टू वोट जो है ये आपका आर्टिकल 326 है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आपका फंडामेंटल राइट में नहीं आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेगा, और यहीं पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। आर्टिकल 327 क्या कहता है? विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति जो है आर्टिकल 327 से प्रदान की गई है। आर्टिकल 328 से किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। और आर्टिकल 329 जो है 329 वो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन करता है। अब इसी में सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 329 सब क्लॉज ए कहता है कि न्यायपालिका को चुनावी जिलों की सीमाओं या सीटों के आवंटन से संबंधित कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने की अनुमति नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा संशोधित अनुच्छेद 329B में यह बताया गया है। देखिए, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 जो है ये 329B में संशोधन किया था। इसके अनुसार संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन या किसी भी सदन के चुनाव पर तब तक सवाल नहीं उठाया जाएगा जब तक ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे तरीके से चुनाव याचिका प्रस्तुत न की जाए जो इसके लिए प्रदान की गई हो या फिर उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत हो। ये आर्टिकल जो है 329B कहता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, और यही न्यूज में बना भी हुआ था। और आर्टिकल 329B जो है इसके पीछे प्रावधान और तर्क ये दिया गया था कि न्यायिक हस्तक्षेप के बिना चुनाव के संचालन को सुनिश्चित करना है जो संभावित रूप से चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। चुनाव पूरा होने तक न्यायपालिका को चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप करने से रोककर अनुच्छेद 329B चुनाव आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को बरकरार रखता है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। तो ये तो रहा आर्टिकल 329 सब क्लॉज बी न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में डिटेल जानकारी, और साथ ही आप लोगों ने यहाँ पे चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल्स रिवीजन कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के बारे में, क्योंकि ये भी न्यूज में बना हुआ था 25 से 30 मई के बीच। तो न्यूज ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला के निर्वासन पर रोक लगा दी है जिसे असम में विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी घोषित किया गया था। और ये जो केस था ये माया रानी बर्मन बनाम भारत संघ और अन्य था, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बता दें कि विदेशी न्यायाधिकरणों की स्थापना विदेशी आदेश 1964 के अंतर्गत की गई थी और शुरुआत में केवल केंद्र सरकार ही एफटीज की स्थापना कर सकती थी, लेकिन वर्ष 2019 में विदेशी आदेश में संशोधन करके राज्य सरकारों को भी यह शक्ति प्रदान की गई। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वर्तमान में केवल असम के पास ही फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैं। असम में वर्तमान में 100 फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स हैं, जबकि 200 से अधिक एफटीज को स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया
कर ली गई है। ये एफटीज मुख्यतः 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित अपडेट एनआरसी से बाहर किए गए 19.06 लाख लोगों के मामले से संबंधित मामलों का निपटान करेगी। तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, यहां पे आप लोगों ने इसका रिवीजन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जीरो डेब्रिस चार्टर के बारे में कि ये क्या है और ये स्टैटिक पोर्शन में कौन सा पोर्शन हमारा कवर करेगा। तो न्यूज ये है कि हाल ही में 12 देशों के ईएसए ईयू अंतरिक्ष परिषद में जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किया है। यह चार्टर पृथ्वी की कक्षा में मानवीय गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए उनकी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देता है। 12 देशों के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपका मिसलेनियस का पार्ट जो है कवर करेगा। जीरो डेब्रिस चार्टर वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष से मलबा मुक्त बनने के लिए एक विश्व अग्रणी प्रयास है, जिसका अनावरण नवंबर 2023 में सिविले में आयोजित ईएसए अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जीरो डेब्रिस चार्टर का संबंध किससे है, अंतरिक्ष में मलबा मुक्त बनाने से, वो भी कब तक, वर्ष 2030 तक। ईएसए का अनुमान है कि वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में 1 सेंटीमीटर से बड़े अंतरिक्ष मलबे के 10 लाख से अधिक टुकड़े हैं। इनमें से प्रत्येक वस्तु अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को विनाशकारी क्षति पहुंचाने में सक्षम है। यदि अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता में सुधार के लिए त्वरित और निर्णायक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इस मलबे की आबादी में तेजी से वृद्धि उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लगातार बढ़ते खतरों का कारण बनेगी और कुछ कक्षाएं पूरी तरीके से अनुपयोगी हो सकती हैं। इसीलिए जीरो डेब्रिस चार्टर जो है ये 12 देशों द्वारा अपनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं जीसैप स्किल प्लेटफॉर्म के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि हाल ही में जैव विविधता सम्मेलन के कार्यान्वयन संबंधी सहायक निकाय की चौथी बैठक जीसैप स्किल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। ग्लोबल स्पीसीज एक्शन प्लान इसका ये फुल फॉर्म है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। स्किल प्लेटफॉर्म जीएसएपी की विषय वस्तु को ऑनलाइन लाता है, जिससे तकनीकी उपकरणों और संसाधनों को वास्तविक समय पर अद्यतन यानी कि अपडेट करने की सुविधा मिलती है। इसका उद्देश्य वैश्विक सहयोग और साझेदारी को सुविधाजनक बनाना है और यह निर्णयकर्ताओं, प्रजाति संरक्षण पेशेवरों और सभी स्तरों पर विशेषज्ञों को जोड़ता भी है। वैश्विक प्रजाति कार्य योजना एक पहल जिसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करने और दुनिया भर में जैव विविधता के बढ़ते नुकसान से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य प्रजातियों के संरक्षण, स्थायी प्रबंधन और समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप और कार्यों की रूपरेखा तैयार करना है। और ये न्यूज में इसीलिए बना गया था क्योंकि हाल ही में इसकी चौथी बैठक का शुभारंभ किया गया, जहां पे जीसैप स्किल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरब लीग के बारे में कि ये हमारे एग्जाम के लिए अब इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। तो न्यूज ये है कि अरब लीग ने बहरीन के पनामा में एक शिखर सम्मेलन के दौरान फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की तैनाती का आह्वान किया है। इसीलिए अरब लीग जो है न्यूज में बना है। अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है। वर्ष 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा, मिस्र में इसका गठन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसमें 22 अरब देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। कुल 22 देश हैं इसमें शामिल हैं। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को मंजूरी प्रदान करना तथा उन्हें समन्वित करना और उनके बीच या उनके एवं तीसरे पक्ष के बीच विवादों की मध्यस्थता करना है। ये आप लोग ध्यान रखें। अब इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं कि अरब लीग में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो जैसा कि 22 देश का नाम है, तो जितने भी ये ग्रीन कलर के हैं देश, जैसे अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, सोमालिया है, जिबूती है, यमन है, ओमान है, सऊदी अरब है और यूएई, तो ये सारे के सारे जो है अरब लीग में शामिल हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। भारतीय सेना अपनी पहल प्रोजेक्ट उद्भव के तहत महाभारत की महाकाव्य लड़ाइयों और पिछले भारतीय राजवंशों की रणनीतिक प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे भारत की समृद्ध सैन्य विरासत को आकार मिल रहा है। ये एक न्यूज बना हुआ था। अब इसके बारे में हमको रिवीजन कर लेना चाहिए। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राज्य कला एवं रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए शुरू किया गया एक पहल है। यानी कि महाभारत के समय या तो जो हमारे भारत में प्राचीन काल में राजा हुआ करते थे, जैसे मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वो लोग कैसे युद्ध लड़ा करते थे, उनके युद्ध कौशलों को सीखने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव की जो है शुरुआत की गई थी। यह स्वदेशी सैन्य प्रणालियों, ऐतिहासिक ग्रंथों, क्षत्रिय ग्रंथों एवं राज्यों, विषयगत अध्ययन, जटिल कौटिल्य अध्ययन सहित व्यापक स्पेक्ट्रम पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारत की बहुमुखी दार्शनिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से निहित एक स्वदेशी रणनीतिक शब्दावली विकसित करना है और प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकीकृत करना, जिससे भारतीय सेना आज के जटिल रणनीतिक परिदृश्य में सदियों पुराने सिद्धांतों से सीख सके। ये जो है प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य है। तो ये तो रहा प्रोजेक्ट उद्भव। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि लघु द्वीप विकासशील राज्यों पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 27 से 30 मई यानी कि आज के दिन तक एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित किया जा रहा है। ये 39 देशों और संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों के 18 सहयोगी सदस्यों का एक विशिष्ट समूह है, जो विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कमजोरियों का सामना कर रहे हैं। ये कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर, हिंद और प्रशांत महासागरों के द्वीप पर स्थित देश हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जून 1992 में विकासशील देशों के एक अलग समूह के रूप में SIDS को मान्यता दी गई थी। अब यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं IPL 2024 के बारे में, जो कि इसका समापन हो गया है और KKR जो है फाइनल जीत के IPL 2024 की ट्रॉफी उठाई है। इस KKR ने हराया किसे है? हैदराबाद को हराया है, सनराइजर्स हैदराबाद को। ये आपको मेन ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। KKR के सुनील नरेन को सीजन का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी और अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर भी चुना गया है। SRH के नीतीश कुमार रेड्डी सीजन के उभरते खिलाड़ी रहे हैं। विराट कोहली को सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप दिया गया है, जबकि हर्षल पटेल को पर्पल कैप दिया गया है सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए। अभिषेक शर्मा को सबसे ज्यादा छक्के लगाने के लिए जो है पुरस्कार दिया गया है और सबसे ज्यादा चौके लगाने के लिए ट्रेविस हेड को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट के लिए जेक फ्रेजर मैकगर को पुरस्कृत किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। और साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि इस बार का जो सीजन था 2024 का, उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी जो है कौन बना था। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जब से IPL शुरू हुआ है, यानी कि 2008 से लेकर 2024 तक कौन कौन सी टीमों ने जीता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिलान में लिस्ट 1, लिस्ट 2 करके मिलान में ये प्रश्न जो है बन सकता है। 2008 में राजस्थान रॉयल जीती थी, 2009 में डेक्कन चार्जर, 2010 में चेन्नई सुपर किंग, 2011 में भी चेन्नई सुपर किंग, 2012 में KKR, 2013 में मुंबई इंडियंस, 2014 में कोलकाता नाइट राइडर, 2015 में मुंबई इंडियन, 2016 में सनराइजर हैदराबाद, 2017 में मुंबई इंडियंस, 2018 में फिर से चेन्नई सुपर किंग, 2019 में मुंबई इंडियंस, 20 में भी मुंबई इंडियंस, 21 में चेन्नई सुपर किंग, 22 में गुजरात टाइटंस, 2023 में चेन्नई सुपर किंग और 2024 में KKR ने जीता है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग CSK जो है वो 5 टाइम की विजेता रही है, मुंबई इंडियंस भी जो है 5 टाइम की विजेता रही है और KKR अब जो है 3 बार, एक बार आपका 2012 में, उसके बाद 2014 में और फिर 2024 में KKR 3 बार की विजेता रही है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा।
तो यहाँ पे आप लोगों ने 25 से लेकर 30 मई तक का पूरा करंट अफेयर वन लाइनर भी और साथ ही डिटेल में सारा का सारा आपने यहाँ पे रिवीजन कर लिया है। अगर आपने वन लाइनर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके उसको एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा, उससे आपका रिवीजन ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने करंट अफेयर के साथ साथ एनवायरमेंट का भी पार्ट कर लिया है रिवीजन, ज्योग्राफी का भी रिवीजन किया, पॉलिटी का भी रिवीजन किया और साइंस एंड टेक का भी रिवीजन किया। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।